नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। मित्रों, रीट एग्ज़ाम 2021 हेतु हिंदी का टेस्ट नंबर 41वां लेकर आया हूं। साथियों, कल मैंने कोई वीडियो नहीं डाला था तो उसकी सूचना भी मैंने डाल दी थी कल ही, और ये भी बताया था कि आज टेस्ट नहीं आएगा, कल से आएगा, तो कल आज है। तो चलिए यहाँ पर 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। व्याकरण के भी प्रश्न मिलेंगे इन प्रश्नों में से, और आपको शिक्षण विधियों में से भी बहुत ही शानदार प्रश्न देखने को मिलेंगे इस टेस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। कोशिश होना चाहिए कि 15 क्वेश्चन आप सही कर दो। पूर्णतः RBSC की पुस्तक से बनाया गया हुआ टेस्ट है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की जो पुस्तक है हिंदी व्याकरण की, उससे ही यहाँ पर प्रश्न निर्मित किए गए हैं। तो आप अच्छे से टेस्ट को कीजिएगा साथियों। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है आपके, निम्न में से किस शब्द का लिंग परिवर्तन नहीं होगा? पहला है खरगोश, दूसरा है कवि, तीसरा है पति और चौथा है फूल। तो बताइए लिंग परिवर्तन किसका नहीं होगा दिए गए विकल्पों में से। आपके पास 5 सेकंड का समय है साथियों आंसर के चयन करने के लिए। तो यहां पर देखिएगा, लगभग 5 सेकंड हमने टाइम ले लिया है साथियों। यहाँ पर खरगोश एक पुल्लिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग होता है मादा खरगोश, ये तो बन गया। कवि एक पुल्लिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग होता है कवियत्री, क्या होता है? कवियत्री। पति एक पुल्लिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग होता है पत्नी। लेकिन फूल, तो साथियों फूल का लिंग परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, फूल का लिंग परिवर्तन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता साथियों। यहां पर आपका जो चौथा विकल्प है वो ही राइट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 1 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 की ओर। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा कर्तृवाच्य का उदाहरण नहीं है? कलाकार मूर्ति गढ़ता है, प्रशांत ने पुस्तक पढ़ी, उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, और मैं व्यायाम करता हूं। तो साथियों कर्तृवाच्य का उदाहरण नहीं है वो देखना है आपको। सही विकल्प का चयन कीजिए, फिर इसको समझेंगे। तो इसके लिए भी वापस आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। बताइए मित्रों, देखिए कलाकार मूर्ति गढ़ता है ये कर्तृवाच्य है, प्रशांत ने पुस्तक पढ़ी ये भी कर्तृवाच्य है, मैं व्यायाम करता हूं ये भी कर्तृवाच्य है। लेकिन आपका जो तीसरा विकल्प है उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो द्वारा शब्द आ रहा है ना। एक मुख्य पहचान होती है कर्मवाच्य की कि वो उसमें द्वारा शब्द जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई ये कर्तृवाच्य का उदाहरण न होकर के ये कर्मवाच्य का उदाहरण है। विकल्प नंबर कौन सा सही रहेगा? फिर तीसरा विकल्प आपका राइट आंसर है दूसरे क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 3 की ओर। अच्छे से समझते हुए हम इस टेस्ट को कर रहे हैं, तो आप वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि मूल्यांकन होने के साथ में आपको बहुत कुछ नवीन सीखने को यहां पर मिलने वाला है। तीसरा क्वेश्चन है, अयादी संधि युक्त शब्द का चयन कीजिए। भावुक, वध्वागमन, स्वैच्छिक और सोदारण। वापिस 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है और फिर अच्छे से प्रश्न को समझते हुए हल करेंगे साथियों। तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ मित्रों। इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका विकल्प नंबर 1। ये जो भावुक शब्द है ये अयादी संधि का है। बाकी जो वध्वागमन, वध्वागमन का विच्छेद होता है वधु प्लस, सॉरी वधु में बड़े उ की ही मात्रा आती है, वधु प्लस आगमन बराबर शब्द होता है वध्वागमन। यहां पर ये यण संधि का उदाहरण है वध्वागमन आपके, ये तो यण संधि का। सो उदाहरण का विच्छेद करें तो स प्लस उदाहरण, ये सोदाहरण शब्द बनता है और ये आपके गुण संधि का उदाहरण है। फिर बात करें स्वैच्छिक की, तो स्वैच्छिक का विच्छेद होता है स्व प्लस ऐच्छिक, बराबर शब्द क्या बनेगा साथियों? स्वैच्छिक। मित्रों देखिए भावुक का अगर विच्छेद करें तो इसका होगा भो प्लस उक। अयादी संधि का उदाहरण है, यहां पर ओ के बाद में समान स्वर आ रहा है तो ओ का बन जाता है आव। क्या बन जाता है? आव बन जाता है। यहां पर व में उ की मात्रा लगेगी तो ये वु के का क हो जाएगा, और ये जो आ है ये किस में जुड़ेगा? भ में। तो शब्द क्या बनेगा? भा।
भावुक। इस प्रकार से साथियों तीसरे क्वेश्चन में आपका प्रथम विकल्प सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 की ओर। चौथा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ के ऊपर आधारित क्वेश्चन है, समझ पर आधारित क्वेश्चन आप कह सकते हो इसको। बलि पशु का सही समास विग्रह होगा। बलि का पशु, बलि के लिए पशु, पशु की बलि और उपयुक्त सभी। करो अब समास विग्रह सही। 5 सेकंड का सेम टाइम यहां पर भी आपको दिया जाता है, बताइए राइट आंसर। मित्रों अगर जो शब्द होता पशु बलि, क्या होता पशु बलि, तो वहां पर होता पशु की बलि। ठीक है, पशु बलि का मतलब पशु की बलि होता है। तो ये पशु बलि तो नहीं है, बल्कि क्या लिखा हुआ है बलि पशु। तो बलि पशु, बलि के लिए जो पशु होता है उसको ही बलि पशु कहते हैं साथियों। यहां पर संप्रदान के लिए, संप्रदान तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। बलि का पशु नहीं, संबंध नहीं है, बल्कि संप्रदान तत्पुरुष का ये उदाहरण है साथियों। सेकंड विकल्प आपका सही रहेगा। बलि पशु का सही समास विग्रह बलि के लिए पशु होगा। नो डाउट RBSC के अनुसार भी यही है और मैं भी आपको यही बता रहा हूं साथियों, बलि का पशु नहीं होता है। प्रश्न नंबर 5 पे आता है साथियों। प्रश्न नंबर 5 क्या पूछ रहा है आपसे, किस विकल्प में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनुपम, अनुचित, अनुचर और अनुपयुक्त। बताओ कौन सा विकल्प है जिसमें अनुपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है? सही आंसर का चयन करो, 5 सेकंड का समय है। देखिए अगर हम बात करें अनुपयुक्त की, तो इसका विच्छेद होता है अन प्लस उपयुक्त, बराबर शब्द क्या बनेगा अनुपयुक्त। तो इसमें अनुपसर्ग लगा हुआ है, अपने को क्या देखना है नहीं लगा हुआ है। बात करें अनुचित की, तो इसका विच्छेद होता है अन प्लस उचित, यहां पर भी साथियों इसमें भी अनुपसर्ग लगा हुआ है। फिर इसके बाद में बात करें अनुपम की, तो अन प्लस उपम, बराबर शब्द बनेगा अनुपम। यहां पर अर्थात जो अनुपम है, अनुचित है, अनुपयुक्त है, तीनों में तो अनुपसर्ग लगे हुए हैं, लेकिन जो अनुचर शब्द है इसमें अनुपसर्ग न लगकर इसमें अनु प्लस चर, अनु प्लस चर, अनुचर बराबर अनुपसर्ग लगा हुआ है साथियों। तो तीसरा विकल्प आपके 5वें क्वेश्चन में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की ओर। 6वां क्वेश्चन, प्रत्यय की दृष्टि से शुद्ध विकल्प का चयन कीजिए। मीठा प्लस से मिठास, सुमित्रा प्लस ई सुमित्री, गंगा प्लस ए गंगेई और रानी प्लस वास रैनीवास। तो यहां पर शुद्ध विकल्प का चयन करना है आपको, बताइए राइट आंसर। मित्रों देखिए मिठास शब्द में आस प्रत्यय लगा हुआ है, मीठा प्लस आस बराबर मिठास से नहीं है, तो ये गलत हो गया। सुमित्रा प्लस ई, जब सुमित्रा में आप ई प्रत्यय लगा देते हो तो उ ओ में बदल जाएगा, सौमित्री क्या कहलाएगा, ये सौमित्री कहलाएगा, सुमित्री नहीं कहलाएगा साथियों, तो ये भी गलत हो गया। गंगा प्लस ए प्रत्यय लगने पर आ में बदल जाता है, तो शब्द बनेगा गांगेय। क्या बनेगा साथियों, गांगेय शब्द बनेगा। अर्थात ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो फिर शुद्ध कौन सा हुआ, रानी प्लस वास बराबर शब्द बनता है रैनीवास। चौथा विकल्प आपका सही है। 6ठे क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 की ओर। 7वां क्वेश्चन, वह चर्चा जिसका कोई प्रमाणिक आधार न हो के लिए एकल शब्द होगा। अनुश्रुति, जनश्रुति, लोकोक्ति और मुहावरा। शुद्ध विकल्प का चयन करो। जिसका कोई प्रमाणिक आधार न हो उसको क्या कहा जाता है? तो साथियों जिस चर्चा का कोई प्रमाणिक आधार न हो उसको जनश्रुति कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, जनश्रुति। और जो परंपरा से चली आ रही है उसको अनुश्रुति कहा जाता है। कौन सा विकल्प सही है आपका? यहां पर दूसरा विकल्प सही है। 7वें क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 की ओर। साथियों प्रश्न नंबर 8 आपसे पूछ रहा है निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? पहला शब्द देखेंगे स्वातंत्र्य, दूसरा शब्द देखेंगे मिष्टान, तीसरा शब्द देखेंगे सामर्थ्य और चौथा शब्द देखेंगे प्रशंसा। 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, इसके लिए भी आपको सही विकल्प का चुनाव कीजिए। देखिए स्वतंत्र में यह प्रत्यय लगने पर शब्द बनता है स्वातंत्र्य, समर्थ में यह प्रत्यय लगने पर शब्द बनता है सामर्थ्य और प्रशंसा को इसी प्रकार से लिखा जाता है।
लेकिन जो ये मिष्ठान शब्द है ये पूर्णतः अशुद्ध है। इसको इस प्रकार से मिष्ठान इस प्रकार से लिखा जाता है साथियों। तो यहां पर आपका जो दूसरा विकल्प है ये क्या है, अशुद्ध है, और आपको क्या देखना था, अशुद्ध। तो सेकंड विकल्प आपका राइट आंसर है प्रश्न नंबर 8 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 की ओर। तो चलिए देख लेते हैं 9वें क्वेश्चन को। है राम सफल नहीं हुआ क्योंकि वह पढ़ा नहीं, वाक्य रचना की दृष्टि से है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और उपयुक्त सभी। तो राम सफल नहीं हुआ क्योंकि वह पढ़ा नहीं, रचना की दृष्टि से जहां एक वाक्य दूसरे पर निर्भर हो उसको मिश्र वाक्य कहा जाता है। यह भी मिश्र वाक्य का ही उदाहरण है साथियों। तीसरा विकल्प आपके 9वें क्वेश्चन में सही है। आगे बढ़ेंगे 10वें क्वेश्चन की ओर। तो 10वां क्वेश्चन क्या है, तूफान मेल तेजी से आ रहा है, वाक्य में कौन सा काल है, सामान्य भूतकाल है, सामान्य वर्तमान काल है, अपूर्ण भूतकाल है और अपूर्ण वर्तमान काल है। अच्छे से अंदाजा लगाइए। अंदाजा क्या लगाइए, याद होना चाहिए ये क्वेश्चन। तो 5 सेकंड का वापस टाइम देता हूं आपको 10वें क्वेश्चन के लिए, बताइए सही आंसर। देखिए तूफान मेल तेजी से आ रहा है, आ रहा है, यह है अपूर्ण वर्तमान काल। किसका उदाहरण है ये, अपूर्ण वर्तमान काल। चौथा विकल्प सही है। आ रहा है, अभी भी चल रही है क्रिया वर्तमान में, तो वहां पर होता है अपूर्ण वर्तमान काल। क्या होता है, अपूर्ण वर्तमान काल वहां पर होता है मित्रों। चौथा विकल्प सही रहेगा 10वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखते हैं 11वें क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर 11 घुमा दिया है थोड़ा सा क्वेश्चन। मोहन, फिर ये चिन्ह है, इधर आओ, फिर ये चिन्ह है। वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, विस्मय सूचक चिन्ह, संबोधक चिन्ह, अवतरण चिन्ह और अपूर्ण विराम चिन्ह। तो देखिएगा क्या हुआ है, मोहन इधर आओ, मोहन इधर आओ। तो यहां पर कोई विस्मयादिबोधक, अपन क्या करते हैं ये चिन्ह देखते हैं विस्मयादिबोधक लगा हुआ है, लेकिन यहां पर विस्मय, कोई हर्ष, कोई आश्चर्य, कोई ऐसी चीज हुई क्या, नहीं हुई। ये विस्मय सूचक चिन्ह ना होकर वाक्य के अनुसार इसको हम संबोधक चिन्ह कहेंगे। संबोधक चिन्ह भी ऐसा ही होता है साथियों। सेकंड विकल्प आपके 11वें क्वेश्चन में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 की ओर। तो साथियों ये विस्मय सूचक चिन्ह नहीं बल्कि संबोधक चिन्ह कहलाएगा, बिल्कुल श्योर। विस्मय सूचक चिन्ह कब होता, जब आश्चर्य, ईर्ष्या, गणना इत्यादि का या संबोधन बुलाया जा रहा है, ठीक है, इसलिए इसको संबोधक चिन्ह कहेंगे। अगर डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, वैसे डाउट नहीं होना चाहिए, पूर्णतः 100% संबोधक चिन्ह इस वाक्य में आएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 की ओर। 12वां क्वेश्चन, उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है, अपना स्वार्थ देखना, दूसरा है मूर्ख बनाना, तीसरा है वश में करना और चौथा है बहुत अनुभवी होना। 5 सेकंड का टाइम है वापस आपके लिए। सही विकल्प का चयन करें 12वें क्वेश्चन में। राइट आंसर मित्रों, उल्लू सीधा करना, उल्लू सीधा करना का मतलब क्या हुआ, खुद का स्वार्थ देखना। अपना उल्लू सीधा करो मतलब खुद का काम निकाल लो। यहां पर आपका प्रथम विकल्प सही है 12वें क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 की ओर। 13वां क्वेश्चन, सदैव एक सी तंग हालत रहना के लिए उपयुक्त लोकोक्ति होगी, एक अनार 100 बीमार, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न सावन सूखा न भादो हरो और न नो मन तेल होगा न राधा नाचेगी। तो सदैव एक सी तंग हालत रहना मतलब उसमें कुछ बदलाव नहीं आता है, तो उसके लिए हम न सावन सूखा न भादो हरो, भाई सावन भी सूखा नहीं होता है, भादवा भी हमारा हरा नहीं होता है, सदैव एक जैसी स्थिति बनी रहती है साथियों। इसका तीसरा विकल्प आपका राइट आंसर है 13वें क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 की ओर। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 14 को। राजस्थानी शब्द जावण का अर्थ है, पशुओं के चरने की भूमि जावण कहलाती है, मोट और मूंग का चारा जावण है, दही जमाने के लिए छाछ या खटाई की अन्य सामग्री जावण है और घर के दरवाजे के स्थान को जावण कहते हैं। तो साथियों 14वें क्वेश्चन के लिए भी 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सही विकल्प का चयन करो। देखिए 14वें क्वेश्चन में जावण, जावण का मतलब क्या होता है
कि जब हम दूध में कोई भी खट्टी चीज डालते हैं, जैसे छाछ वगैरह हुई या अन्य अलग अलग स्थानों पर डाला जाते हैं अलग अलग चीजें, तो उसको लिए छाछ या खटाई की अन्य कोई सी भी सामग्री दही जमाने के लिए जब आप उसको दूध में डालते हो तो वही जावण कहलाता है साथियों। नॉर्मली सभी जानते होंगे इस शब्द को। तो तीसरा विकल्प आपके 14वें क्वेश्चन में सही रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 की ओर। 15वां क्वेश्चन, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? विकल्प देखिएगा। पहला विकल्प, पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। सुंदर लेख का अभ्यास करना दूसरा। अपने अनुभवों को लिखना तीसरा। और श्रुत लेखन करना चौथा। तो कौन सा विकल्प सही रहेगा 15वें क्वेश्चन में? साथियों 15वां क्वेश्चन है, लेखन कौशल का मूल्यांकन करना है आपको। तो सबसे स्पष्ट सबसे सटीक चीज होती है अपने अनुभवों को लिखना, क्योंकि जहां पर खुद के अनुभव लिखे जाते हैं वहां पर ही पता चलता है वास्तविक रूप से कि बालक कितना सीख रहा है, कैसा सीख रहा है, कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है। निजी अनुभव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं साथियों। तीसरा विकल्प सही रहेगा 15वें क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 की ओर। तो चलिए देख लेते हैं 16वें क्वेश्चन को। 16वां क्वेश्चन साथियों, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है अलंकारिक भाषा का प्रयोग करना, मधुर वाणी, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना और स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण। अब भाई ये तो सवाल उलझ गया, यूं मानो आप 5 सेकंड का टाइम है वापिस इसके लिए। बताइए सही विकल्प कौन सा है? देखिए जो बोलना कौशल होता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है संदर्भ और स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। यदि आप स्पष्ट और शुद्ध भी बोलते हो लेकिन अगर उस चीज को आप उचित जगह पर उचित स्थिति में नहीं बोल पाते हो तो फिर वो बोलना भी क्या बोलना होता है साथियों। इसलिए चौथा न होकर यहाँ पर तीसरा ही सही आंसर माना जाएगा, बुक के अनुसार भी और मेरे अनुसार भी। नो डाउट हाँ हो सकता है आप इसमें चौथा मानते हो या फिर दूसरा, और पहला तो बिल्कुल ही नहीं होगा। लेकिन हो सकता है कई सारे जो हमारे मित्र है साथी है वो चौथे विकल्प पे जाएंगे, लेकिन साथियों तीसरा बेस्ट विकल्प है। अगर यहाँ तीसरा नहीं होता तो फिर हम चौथे पे चले जाते। 16वें क्वेश्चन में थर्ड विकल्प। आगे बढ़ेंगे 17वें क्वेश्चन की ओर। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है, गृह कार्य देना अति आवश्यक है, गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है, और बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। तो देखिए गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने के लिए थोड़ी दिया जाता है, तो ये तो पूर्णतः है गलत। सिर्फ गृह कार्य कक्षा कार्य में किए गए कार्य का अभ्यास ही नहीं है साथियों, बल्कि गृह कार्य को बच्चे की जो क्षमता है उसका जो स्तर है उसके अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए कि वो किस चीज को कितनी जल्दी कर पाता है, कैसा उसने सीखा है, ये सभी चीजें देख करके ही गृह कार्य देना चाहिए। चौथा विकल्प आपके 17वें क्वेश्चन में राइट है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 की ओर। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में बाधक है, त्रुटियों को बढ़ावा देती है, बड़ों के पढ़ने की वस्तुएं हैं और साधक है। तो भाई इसके लिए भी 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। चलिए बताइए 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर। ऐसा तो है नहीं कि साथियों पत्र पत्रिकाएं सिर्फ बड़े ही पढ़ेंगे छोटे नहीं पढ़ते, गलत हो गया। बाधक आप इसको नहीं कर सकते हो, बल्कि ये एक साधक है। क्या है? ये एक साधक है भाषा सीखने में। ठीक है, चौथा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 18 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19 की ओर। तो मित्रों प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। अब प्रश्न नंबर 19 क्या पूछ रहा है आपसे? भाषा के व्याकरण की समझ को केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, और संदर्भ पूरक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो देखिए ऐसा है, इसके लिए भी 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। सोचिए, समझिए और फिर आंसर दीजिए। बताइए राइट आंसर। तो सभी साथियों से अच्छी तरह से निवेदन है कि आप लोग वीडियो देखते हो, वीडियो को लाइक भी करते हो, ईमानदारी से कमेंट करके जाया कीजिए। ईमानदारी से
20 प्रश्न है तो 20 में से जितने हुए, 30 प्रश्न है तो 30 में से जितने। डाउट हो तो उसके लिए भी जरूर कमेंट करके जाया करो साथियों। यहाँ पर राइट आंसर है आपका संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए कि भाषा के व्याकरण की कितनी समझ है बालक को। आप संदर्भ के अनुसार प्रश्न करो और उसके माध्यम से उस चीज का आकलन करो साथियों। चौथा विकल्प आपका सही है 19वें क्वेश्चन में। और आज का अंतिम और 20वां क्वेश्चन है साथियों आपके लिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। 20 ही क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं आजकल मैं, लेकिन फिर भी कोशिश रहती है कि लगातार आपको इससे जोड़ के रखूं। ऐसा नहीं हो कि आपका लिंक टूट जाए। लिंक टूटते ही जीवन में टाइम याद रहेगा वो तो रहना ही है। खैर कोरोना की वजह से सुरक्षित तो खुद को रखना ही है भाई। आज की स्थिति में क्या है, खुद को जैसे भी रखो, 15-20 दिन या महीना भर के लिए बचा कर रख लो, सब स्थिति धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी। अब जो केसेज बढ़ रहे थे कोरोना के तो सभी को पता होगा, सभी इस चीज से अच्छी तरह से विदित है कि रुक से गए, मतलब रुक से क्या है, क्या एक निश्चित अनुपात पे जाकर उससे आगे नहीं बढ़ रहे, अब कम होने लगे। 4 लाख से ज्यादा केस आ रहे थे और अब 3.5 लाख पे आ गए, तो धीरे धीरे बिल्कुल कम होगा साथियों। खुद पर कंट्रोल करके अच्छी तरह से बाहर मत निकलो, वही कहने की जरूरत नहीं है, सभी समझदार हो। जिसके साथ हो जाता है फिर वो अच्छे से समझ जाता है। तो चलिए यहाँ पर अंतिम 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना और बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना तथा केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना। देखिए 20वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है उसके लिए भी 5 सेकंड का टाइम है। बताइए राइट आंसर, सोच समझकर आंसर दीजिए आप साथियों। 20वें क्वेश्चन में राइट आंसर है बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। यह राइट आंसर रहेगा 20वें क्वेश्चन में। भाषा शिक्षण की प्राथमिकता यही होना चाहिए कि जो बालक में रचनात्मकता है, जो सृजनशीलता या मौलिकता है, उसको पोषित करे। दूसरा विकल्प 20वें क्वेश्चन में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का ये वीडियो पूरा हुआ, कैसा लगा कमेंट करके जरूर जाए, लाइक कर दीजिएगा अगर नहीं करा तो।